हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आए नेक्स्ट पार्ट। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनकी औतिकी हिस्टोलॉजी किस प्रकार की होती है, उसी को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो रक्त वाहिनियां वास्तव में हमारे शरीर में जो रक्त है वो नलियों के अंदर बहता है, और ये बात हमने प्रारंभ में स्पष्ट कर दी कि स्तनधारी प्राणियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थात धमनियों और शिराओं के अंदर रक्त बहता है और उसमें पंपिंग सिस्टम होता है जो हार्ट के द्वारा किया जाता है और पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित किया जाता है। तो उसके लिए नलियों की यानी धमनियों की, शिराओं की, वेसल्स की जरूरत होती है। तो उन्हीं को हम रक्त वाहिनियां कहते हैं, अर्थात नलियां जिनमें रक्त बहता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में, कि नलियां जिनमें रक्त बहता है, ब्लड फ्लो करता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। रक्त वाहिनियां दैट इज ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, जिन्हें हम धमनियां, आर्टरीज, केशिकाएं, कैपिलरीज, शिराएं, वेन्स, अर्थात तीन मुख्य प्रकार की रक्त वाहिनियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो यहाँ इसके अलावा अगर हम बात करें, धमनियों के साथ धमनिकाएं भी होती हैं। धमनियां बड़ी होती हैं, मोटे साइज की होती हैं, चौड़े व्यास की होती हैं, जबकि धमनिकाएं पतली होती हैं, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं, अर्थात धमनियां एवं धमनिकाएं। इसी तरह से जो केशिकाएं होती हैं वो भी बहुत पतली केशिकाएं, अर्थात केस के समान, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे बालों के समान आकार की पतली होती हैं। तीसरे प्रकार की हैं शिराएं, जिन्हें वेन्स कहते हैं। और वेन्स के साथ जो बड़ी वेन्स होती हैं, बड़ी नलियां होती हैं, उन्हें शिराएं, और छोटी जो होती हैं उन्हें शिविकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुख्य रूप से धमनियां, केशिकाएं और शिराएं होती हैं, जबकि पतली धमनियों को धमनिकाएं और पतली शिराओं को शिरिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो नलियां, धमनियां, शिराएं होती हैं, उनकी अंदर की जो दीवार है वो कितने स्तरों से बनी है, वो किस प्रकार की है, क्योंकि उसमें रक्त बहता है तो वो लचीली भी होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, उनमें मांसपेशियां भी होंगी। तो यहाँ धमनी व शिराओं की भित्ति की बात करें तो वो 3 स्तरों से बनी होती है, मुख्य रूप से 3 स्तरों से बनी है। कितने स्तरों से बनी है? 3 स्तरों से बनी है। पहला स्तर है जिसे हम कहते हैं बाह्य स्तर, अर्थात इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक, ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक, हिंदी में बाह्य कंचुक कहते हैं, अर्थात ये सबसे बाहरी स्तर होता है। जैसा कि हमने यहाँ चित्र में औतिकी में दिखाया है, ये सबसे बाहरी स्तर है। और ये किसका बना है? ये कोलेजन, दृढ़ कोलेजन तंतुओं का, जो कि हार्ड होते हैं, यानी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, संयोजी ऊतकों का बना सबसे बाहरी स्तर है। नेक्स्ट है मध्य स्तर, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं या मध्य कंचुक कहते हैं। श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना है। ये देखिए यहाँ पर ये मध्य स्तर है,
ये श्वेत कोलेजन के बने तंतुओं से बना होता है। यहाँ अरेखित वर्तुल, ये वर्तुल पेशियां हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाइए, ये वर्तुल पेशियां हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये स्तर धमनियों में मोटा पाया जाता है। धमनियों की दीवारों में ये मध्य स्तर मोटा होता है शिराओं की तुलना में, जबकि केशिकाओं में बाह्य और मध्य स्तर नहीं होता है। केशिकाओं में केवल अंतः स्तर होता है। तो तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है? अंतः स्तर, जो कि सबसे अंदर का होता है। इसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या अंतः कंचुक। अंतः कंचुक, तो ये कांच के समान, यानी बिल्कुल एकदम, जिसे हम कह सकते हैं पारदर्शी एंडोथीलियम उपकला। एंडोथीलियम उपकला, जिसे हम शल की उपकला भी कहते हैं, की कोशिकाओं से बना होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये अंतः स्तर है, और ये केशिका, ये जो है शल की उपकला है, और ये कांच के समान होती है, यानी हम कह सकते हैं ये काचाभ एंडोथीलियम है। ओके, यहाँ पर प्रत्यास्थ जो है झिल्ली होती है इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ मध्य स्तर है, यानी जिसे हम कह रहे हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहरी जो स्तर है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक। यहाँ सबसे जो खास बात ध्यान रखने की है, अभी हमने बताया कि केशिकाओं में केवल अंतः स्तर होता है। अभी हमने बात की कि जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, चूंकि वो बहुत पतली होती हैं, केस के समान है, तो उनमें बाह्य और मध्य स्तर नहीं होता है, केवल और केवल अंतः स्तर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से, ये जो चित्र हमने दिखाया स्टूडेंट ध्यान रखना, ये धमनी की दीवार या जिसे हम भित्ति कह रहे हैं की औतिकी है। ये हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी दीवार जो है, वॉल है, उसको दिखाया है। और ये यहाँ पर जस्ट लाइक जैसे अपन केबल होती है, और उस केबल में आप देखते हैं जो अंदर का वायर होता है उसके बाहर क्रमबद्ध तरीके से जो है आवरण चढ़े होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी रक्त वाहिनियां, खास तौर से धमनियां जो है वो बनी होती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी रक्त वाहिनियां किस प्रकार की होती हैं। इसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं धमनियों के बारे में। तो धमनियां जो है वो क्या काम करती हैं, तो उसे यहाँ इस छोटे से एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है मैंने, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, हम कहते हैं एक तरफ होता है हृदय और एक तरफ अंगों की बात करते हैं, अंग है, क्योंकि हृदय का काम है रक्त को पंप करना, तो वो अंगों की तरफ रक्त को यानी भेज देता है। और फिर अंगों से रक्त जो है कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से फिर वापस जो है कहाँ भेज दिया जाता है? हृदय में। और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं धमनी और शिराओं और केशिकाओं की कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार रक्त को ले जाती हैं। तो हमने कहा देखो हृदय, तो हृदय से रक्त लेकर जा रही है, कौन लेकर जा रही है? धमनी। और वो रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त है, और अंगों को लेकर जाएगी, अंगों को ले जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं कि मान लो किडनी को लेकर जा रही है, तो उसे हम कहेंगे वृक्क धमनी। अगर हृदय से कोई धमनी जा रही है, यहाँ पर मान लो हमारा वृक्क है, तो उसे हम कहेंगे वृक्क धमनी। तो वो जो है कैसा रक्त लेकर जा रही है? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर जाएगी। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ अंगों से जब रक्त वापस हृदय में आता है, तो वो कैसा होगा? वो किसके द्वारा आएगा? वो शिराओं के द्वारा आता है, यानी वेन्स के द्वारा आता है। तो वो अशुद्ध रक्त होगा, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। फिर यहाँ पर केशिकाएं तो दिख ही नहीं रही है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, केशिकाएं जो होती हैं वो इनके एंडिंग पॉइंट पर होती है, यानी धमनियां और धमनिकाएं जहां जाकर छोटी हो जाती हैं, तो उनको
कनेक्ट करने का काम करती है, अंगों से कनेक्ट करती है। ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए हमारी ये अंग की जगह हम आई लेते हैं, आंख है, तो आंख को जो धमनी रक्त लेकर आ रही है वो आगे जाके छोटी छोटी केशिकाओं में बट जाती है, आंख के अंदर जाकर, यानी ऑर्गन के पास जाकर। तो इस प्रकार ये कनेक्शन का काम कर रही है। केशिकाएं जो है वो दोनों को जोड़ने का काम करती है, जो कि बहुत छोटी छोटी होती है। इसी तरह से हमने कहा कि जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है। लेकिन ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, ये अपवाद, कुछ अपवाद हैं। केवल अपवाद कौन सा है? फुफ्फुसीय धमनी जो कि अशुद्ध रक्त लेकर आती है, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, ठीक है। फुफ्फुस के अंदर जाएगी, यानी फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जाएगी, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। जबकि जो पल्मोनरी वेन्स है वो शुद्ध रक्त लेकर जो है हृदय से कहाँ लेकर, अंगों से यानी लंग्स से कहाँ लेकर आएगी? हृदय में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यानी एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो है हम कह रहे हैं ये लंग्स के अंदर जो है, ये मान लीजिए लंग्स है, और लंग्स के अंदर जो आर्टरीज रक्त लेकर आएगी वो कैसा होगा? वो अशुद्ध होगा, जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। और जो रक्त वापस जाएगा, ठीक है, किसमें? हृदय में, तो वो कैसा होगा? वो किसके द्वारा जाएगा? वो फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जाएगा, तो वो अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है धमनियों की दीवार मोटी होती है, जबकि शिराओं की दीवार पतली होती है। शिराओं का व्यास ज्यादा होता है, जबकि धमनियों का व्यास कम होता है। धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है, शिराओं में प्रेशर कम होता है। धमनियों में जगह जगह जो है, धमनियों में कपाटों का अभाव होता है, केवल कुछ जगह अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जबकि शिराओं के अंदर कपाट होते हैं जगह जगह, जो कि ब्लड को रोककर और उसको सही जगह फ्लो करते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि धमनी और शिराओं में मुख्य रूप से जो है अंतर भी होता है, जिसे हम लेंगे बाद में। ओके, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो ये समझ में आ गया होगा आपको कि रक्त वाहिनियां और उनकी औषधि क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।